आमंत्रित करूंगी उद्बोधन के लिए श्री झाबर सिंह खर्रा जी को। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए झाबर सिंह जी का। फर्स्ट इंडिया द्वारा पाली गौरव सम्मान सेशन 4 के आयोजन के मंच पर उपस्थित राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी, सम्मान्य श्री मदन जी राठौड़ साहब, सांसद राज्यसभा, राजस्थान सरकार में देवस्थान, पशुपालन, डेयरी जैसे आम जन से जुड़े हुए विभागों को संभालने वाले और उन्हें बखूबी आगे बढ़ाने वाले माननीय मंत्री सम्मान्य जोराराम जी कुमाऊं साहब, फर्स्ट इंडिया के सीईओ श्री पवन अरोड़ा जी, पाली के लोक लाडले सांसद सम्माननीय पीपी चौधरी जी, बाली से लगातार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय विधायक माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणौत साहब, सोजत से राजस्थान विधानसभा में हमारी सहयोगी विधायक माननीय श्रीमती शोभा चौहान जी, फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर पुरोहित जी, एडिटर शेखावत जी, पाली जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय सुनील भंडारी जी, पाली जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मान्य अध्यक्ष श्री शिशुपाल सिंह जी, पाली दुग्ध उत्पादक डेयरी समिति के चेयरमैन श्री प्रताप सिंह जी, हमारे उपखंड अधिकारी और आपके यहाँ के संवाददाता सुभाष जी त्रिवेदी सहित फर्स्ट इंडिया के सभी संवाददाता बंधुगण, सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लिए अपना उत्कृष्ट कार्य करने वाले, सम्मानित होने वाले सभी सम्मानित बंधुगण, उपस्थित सज्जनों और देवियों, सबका आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन। अभी माननीय पीपी चौधरी जी ने एक बात रखी थी, ये कटु सत्य है कि आजादी के बाद जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा के सदस्यों ने कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि आगे भारत कैसा बनेगा, भारत के लोगों का आचरण और चरित्र कैसा बनेगा। संविधान में अधिकारों की बात होती है और जब भी कभी चर्चा परिचर्चा होती है, संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19, संविधान का अनुच्छेद 21 से आगे प्रबुद्ध से प्रबुद्ध जन भी कोई चर्चा परिचर्चा नहीं करते, क्योंकि ये एक कटु सत्य है कि संविधान सभा ने इस राष्ट्र के सद्भावी नागरिक होने के नाते उन नागरिकों का इस राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और दायित्व क्या होगा, इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया। और रही बात उत्तरदायित्व की, रेस्पॉन्सिबिलिटी की, उसमें भी संविधान सभा का मत यही था कि जब देश हजारों साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ है, तो इस हजारों साल की पीड़ा को समझते हुए सब अपने अपने
उत्तरदायित्व को समझेंगे, कर्तव्य और दायित्वों को समझेंगे, राष्ट्र के नवनिर्माण में सहयोग देंगे और सब अपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। लेकिन अब ये राष्ट्र का दुर्भाग्य कहें या हमारा दुर्भाग्य कहें कि आज़ादी के 80 साल बाद भी हम इस दिशा में कोई बहुत ज़्यादा सफल कदम नहीं उठा पाए। दूसरा, माननीय पीपी साहब ने शिक्षा और संस्कार की बात की। मेरा मत इससे भिन्न है। शिक्षा नहीं सद्शिक्षा मिले, संस्कार नहीं सत्संस्कार मिले। विश्व के इतिहास में आप इतिहास उठाकर देख लो, मानवता के लिए जिन लोगों ने सबसे बड़ा संकट खड़े किए, अराजकता फैलाने का प्रयास किया, आतंक फैलाने का प्रयास किया, उसमें आपको दो श्रेणी के लोग मिलेंगे। या तो वो जो स्कूल हो या मदरसा लगातार 10 साल जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए, और या वो लोग मिलेंगे जिन्होंने विश्व के विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों से उच्चतम शिक्षा डिग्री गोल्ड मेडल के साथ हासिल की। आपको याद होगा, अमेरिका में 26/11 ट्विन टावर का जो हमला हुआ, उसका मास्टरमाइंड की शिक्षा डिग्रियों की अगर कोई जानकारी करना चाहे, जो मास्टरमाइंड था उसकी शैक्षणिक योग्यता थी एमटेक इन केमिकल साइंस विथ गोल्ड मेडलिस्ट। अगर वो सत्शिक्षित होता, अगर वो सत्संस्कारित होता, तो अपनी शिक्षा का सदुपयोग मानव कल्याण के लिए करता। लेकिन उसने शिक्षा ग्रहण की और जिस प्रकार के संस्कार ग्रहण किए, उसने अपनी शिक्षा का दुरुपयोग मानव विनाश के रूप में किया। और मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि आज के समय में अगर सबसे बड़ी आवश्यकता है, भारत दुनिया में किशोर और युवावस्था की सर्वाधिक संख्या वाला राष्ट्र है। और अगर हम एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का दुर्भाग्य से अध्ययन कर लें, क्योंकि सौभाग्य तो उसमें मिलता नहीं है, दुर्भाग्य से अगर हम उन आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, तो भारत भर में वो अपराध जिनमें न्यूनतम 7 साल से लेकर फांसी तक की सजा के प्रावधान होते हैं, उन अपराधों में शामिल अपराधियों, कुल अपराधियों में से बाल और किशोर अपराधियों की भागीदारी 30% से ऊपर है। और ये इस राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। इसलिए आज की सबसे महती आवश्यकता यह है कि परिवार का प्रत्येक मुखिया, प्रत्येक माता, प्रत्येक पिता, प्रत्येक दादा, प्रत्येक दादी, जो भी मुखिया हो, वो अपने परिवार की भावी पीढ़ी, चाहे वो शिशु हो, चाहे बालक हो, चाहे किशोर हो, चाहे युवा हो, उसे सदशिक्षित और सदसंस्कारित करने का प्रयास करें। सामान्यतः देखने में आता है
परिवार के मुखिया होने के नाते अपने परिवार की भावी पीढ़ी के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का निर्वहन उसे विद्यालय और महाविद्यालय में प्रवेश दिलाकर इतिश्री मान लेते हैं। विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय 7 घंटे संचालित होता है और दिन और रात में कुल 24 घंटे होते हैं। बाकी 17 घंटे परिवार का वो बाल किशोर युवा सदस्य किस प्रकार की संगत में रहता है, किस प्रकार के वातावरण में रहता है, उसकी उठ बैठ कहाँ, उसकी बोलचाल कैसी है, इसके बारे में ध्यान देने का किसी भी परिवार के मुखिया के पास, माता पिता के पास समय नहीं है। और दुर्भाग्य यह रहा कि पिछले 40 साल में जिस प्रकार संयुक्त परिवार टूटे, एकल परिवार बढ़े, ये समस्या और ज्यादा गंभीर होती चली गई। इसलिए मेरा पहला निवेदन तो यह है कि कृपया इस ओर ध्यान देने, जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे और विशेष रूप से मातृशक्ति यहां बैठी है, उनसे हाथ जोड़कर मेरा यह निवेदन है। दूसरा, इस राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या है हमारे आचरण में दोहरापन। इसे मैं बहुत कठिन भाषा में तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मैं एक सामान्य बोलचाल की भाषा में समझाता हूं। मेरे से कोई गलती हो गई या मेरे प्रियजन से कोई गलती हो गई, उसका कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। और मेरे साथ या मेरे प्रियजन के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई, उसे तुरंत फांसी मिल जानी चाहिए। यह हमारे आचरण का, हमारे विचारों का, हमारे व्यवहार का दोहरापन इस राष्ट्र को इस दशा की ओर ले जा रहा है। और अंत में मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन बैठे हैं, प्रबुद्ध मातृशक्ति बैठी है, युवा साथी बैठे हैं। जब भी आपको एकांत में समय मिले, 15 मिनट एकांत में बैठ जाइए, अपने मन को नियंत्रित कीजिए और अपनी बुद्धि को नियंत्रित कीजिए। उसके बाद अपने विवेक को जागृत कीजिए, अपने अंतरात्मा को जागृत कीजिए और अपने विवेक और अपने अंतरात्मा से एक प्रश्न कर लीजिए कि मैं इस राष्ट्र का नागरिक होने के नाते इस राष्ट्र के प्रति और मेरे परिवार की भावी पीढ़ी के प्रति मेरे जो कर्तव्य और दायित्व हैं, क्या मैं उन्हें भली प्रकार संपादित कर पा रहा हूं? और अगर आपका विवेक, आपकी अंतरात्मा आपको जो जवाब दे, उसे अगर आप अपने आचरण में उतार लेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अब मैं प्रेस पे भी 2 बात कर देता हूं। एक समय था हमारा बचपन का, जब एक राष्ट्रीय समाचार पत्र हुआ करते थे और एक प्रादेशिक समाचार पत्र हुआ करते थे। एक आकाशवाणी रेडियो हुआ करता था, एक बीबीसी लंदन हुआ करती थी। टेलीविजन कहीं दूर दूर तक नहीं थे। प्रांतीय समाचार पत्र बस के माध्यम से 10-11 बजे तक हमारे कस्बे तक पहुंच पाते थे और राष्ट्रीय समाचार पत्र ट्रेन के माध्यम से शाम को 4 बजे पहुंचते थे। लेकिन फिर भी जिज्ञासा रहती थी कि आज अखबार में क्या समाचार आए। धीरे धीरे दायरा बढ़ाया, समाचार भी क्षेत्रीय हो गए, रेडियो के भी कई परिवर्तन हो गए, फिर दूरदर्शन आ गया और दूरदर्शन के भी बहुत से चैनल हो गए। तो निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा तो बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उस प्रतिस्पर्धा में कई बार बहुत से मीडिया समूह अपने मूल
राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य और दायित्व और उत्तरदायित्व उनको भूलकर कुछ ऐसी खबरें प्रसारित कर देते हैं जो कभी भी राष्ट्र के हित में नहीं होती। ये हमें सावधानी बरतने की जरूरत। मैं अपील करूंगा सभी मीडिया समूह से, सभी मीडिया घरानों से, और अगर इसमें और ज्यादा आपको गहराई में जाना हो तो भारत का एक बड़ा अखबार समूह था इंडियन एक्सप्रेस, उनके मालिक मान लो, फाउंडर मान लो, जिन्होंने बहुत से स्कैम भी उजागर किए थे, वो जब कलकत्ता में अपने अंतिम समय में एक नर्सिंग होम में भर्ती थे, उस जमाने में एक पाक्षिक पत्रिका आती थी, शायद माया नाम था उसका, उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। अगर आप उस इंटरव्यू को पढ़ लेंगे तो क्या क्या पापड़ बेलकर उन्होंने पत्रकारिता जगत में अपने को शीर्ष स्थान पर पहुंचाया था, सारी जानकारी आपको उसको मिल जाएगी। मैं ज़्यादा खुलासा उसमें नहीं करना चाहूँगा। मैं फर्स्ट इंडिया समूह के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और जो लोग अपने श्रेष्ठ कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए या समाज को दिशा देने वाले कार्य करने के परिणाम स्वरूप आज पुरस्कृत हो रहे हैं, उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि अब वो चौगुने उत्साह के साथ अपने काम को जारी रखें, और बाकी सभी उपस्थित सज्जनों और देवियों से अपेक्षा करूंगा कि उनसे प्रेरणा लेकर कोई न कोई समाज सेवा का प्रकल्प आप भी शुरू करने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।